नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां न्यूज 18 से सीएम भूपेश बघेल की खास बातचीत हुई। 2023 और 24 का रोड मैप तैयार करने वाला रहेगा अधिवेशन। सोनिया गांधी के संन्यास पर सीएम का बयान, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान आया है। तो सीएम ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने 2023 और 24 का रोड मैप तैयार करने वाला अधिवेशन बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन समापन भी हो जाएगा सर, और क्या महसूस करेंगे? ये 24, 25, 26 3 दिन का महाधिवेशन, पहले तो शंका थी कि हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहली बार हो रहा था, हम सबका पहला अनुभव था। लेकिन हमारी जो साथी हैं, जो टीम वर्क है वो, और सबसे बड़ी बात यह है खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी का आशीर्वाद, और सभी प्रदेश से जो हमारे परिवार के सदस्य आए थे उनका बड़ा सहयोग मिला, इस कारण सफल हो पाया। सर, कई बार कहते हैं कुछ चीजें होती है वो अच्छे के लिए होती है। ईडी के जो छापे पड़े उसके बाद ये सवाल उठ रहा था कि कैसे होगा अधिवेशन। कल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपका एग्जाम्पल देते हुए बताया, एक तरह से पूरे देश के सामने आपको नजीर की तरह रख दिया कि कैसे जो है मुकाबला करना है, उसको किस तरह से। इतिहास आप देखेंगे, जब भी कोई बड़ा काम लेके निकले हैं तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी रुकावटें आई है, लेकिन वो सफल हुए हैं। तो हम अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलते हुए जितनी भी बाधाएं हैं उसको परवाह न करते हुए, सामना करते हुए हम आगे बढ़े, सफल हुए। आपके जो कई प्रोजेक्ट है उसकी काफी तारीफ हुई है। प्रस्ताव पे जो भूमिहर खेती मजदूर न्याय योजना हो या अलग अलग न्याय योजना हो, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से जो है हाईकमान कांग्रेस का आइडियोलॉजी है, ये सोनिया जी, मनमोहन सिंह का आइडियोलॉजी है, और छत्तीसगढ़ है और राहुल जी के जो संदेश उसको लेके चल रही है, उसमें सफल हुए। 2023 और 24 की दिशा और दशा सर तय करने वाला रहा यह अधिवेशन। बिल्कुल। सोनिया गांधी जी को लेकर ये कहा जाता है, क्या वो संन्यास लेंगे? उनका हमेशा आशीर्वाद हमको चाहिए। वो संन्यास ले न ले इससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन सोनिया जी के बिना, सोनिया जी के आशीर्वाद के बिना, उसके मार्गदर्शन के बिना हम लोग अपने आप को, मैं समझता हूँ उसके बिना हम लोग अपने आप कल्पना नहीं कर पाते। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और बताया कि किस तरीके से जो है वो ये जो राष्ट्रीय महाधिवेशन है वो 2023 और 24 की दिशा और दशा तय करने के लिए रहा, और इसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका महत्वपूर्ण रही क्योंकि यहाँ पर आयोजन हुआ। दूसरी बात, अगर बात करें सोनिया गांधी के भाषण के बाद में ये कहा जा रहा था क्या वो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले रही है, इस पर उन्होंने कहा कि उनका आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए, उनके बगैर कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो सुना आपने, चलिए से शुरू करेंगे। संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई है। ममता, 2023-24 का रोड मैप तैयार करने वाला अधिवेशन रहा। यहाँ पर हमने ये भी सुना सीएम को उनका ये कहना था कि थोड़ी चुनौतीपूर्ण भी लग रहा था, कितना बड़ा अधिवेशन है, कैसे हो पाएगा, लेकिन काफी सफल रहा। बिल्कुल, देखिए पूरे देश भर से करीबन 15,000 डेलीगेट्स आए हुए हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी जो है इस वक्त छत्तीसगढ़ में मौजूद है, चाहे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हो, या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, तमाम जो बड़े लीडर्स है वो इस वक्त मौजूद हैं। वाकई इस राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर जिस तरह से ईडी के छापे पड़े और उसके बाद में इस बात को लेकर ये चर्चा थी कांग्रेस पार्टी के भीतर भी। अगर हम बात करें तो कैसे राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो उस तरह से संपन्न हो पाएगा जिस तरीके से पार्टी ने सोच के रखा हुआ है, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिन्हें इंतजाम की जिम्मेदारी दी गई थी, उनके यहाँ ईडी के छापे पड़ गए थे। आज तीसरा दिन है, समापन का अवसर है, और इसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे सामने चुनौती थी, लेकिन अब चुनौती को हमने पार कर लिया और अधिवेशन जो है वो बहुत बेहतर तरीके से एक तरह से कह सकते हैं सफल हुआ। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो ये जो राष्ट्रीय महाधिवेशन है उसके एजेंडे को लेकर पहले ही बात की जा रही थी। खासतौर पर अगर हम बात करें तो 2023 और 2024 का रोड मैप जो है उसको तैयार करने पे जो है वो बातचीत हुई, और इसके साथ ही जो प्रस्ताव है वो पारित हुए। और ये छत्तीसगढ़ भी एक तरह से कहें कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास में एक नजीर की तरह हुआ। ऐसे समय जो कांग्रेस पार्टी जो है तमाम तरह की दिक्कतों से गुजर रही है, कांग्रेस इस बात को लेकर जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे पुराने स्वरूप में आया जाए, कैसे उसी तरह की ताकत के साथ जो है वो पार्टी खड़ी हो, और पार्टी के भीतर के तमाम जो अगर हम बात करें कि जो भीतराघात है और तमाम तरह की जो मनमुटाव या गुटबाजी है उसको खत्म करके पार्टी को फिर से
मजबूत तरीके से खड़ा किया जाए। तो यहाँ पर जो है इस पर भी लगातार मंथन हुआ। आज 3 बजे आम सभा होगी जहाँ पर शक्ति प्रदर्शन भी होगा और ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर 6 से 7 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी एक तरह से शंखनाद होगा। तो इसी पर बात की और सोनिया गांधी के भाषण के बाद में इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। उसके कई तरह के मायने निकलने लगे उस भाषण के कि क्या वो राजनीतिक जीवन से उन्होंने कहा है कि वो संन्यास लेंगे। तो इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सोनिया गांधी के बगैर जो है अभी वर्तमान कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती और उनका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस जिस वक्त टूटी हुई थी और उसको उठाकर जो है एक तरह से जब मजबूत स्थिति में लाया तो वो सोनिया गांधी ने ही लाया है। और अभी भी उनका कहना था कि सोनिया गांधी की वो एक तरह से कहे कि पार्टी को है अधिवेशन रहा। खासतौर पर अगर बात करें तो जो कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किए यही वो प्रस्ताव है जिसके एजेंडे पर लेकर जिन पे प्रस्ताव पारित है उसको लेकर जो है 2023 और 24 के चुनाव को लेकर जो है वो पार्टी जाएगी और वही एजेंडा रहेगा। और पहला फ्लोर टेस्ट अगर हम बात करें तो कर्नाटका में होगा। कल हमारी डी शिव कुमार से बात हुई जो कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहां पर अगर कांग्रेस आती है तो सीएम फेस भी उनको माना जा रहा है। उनका कहना था यानी कि सफल रहा राष्ट्रीय अधिवेशन और आज जो तीसरा और अंतिम दिन रहा। बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। खबर भोपाल से। भोपाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली। संगठन की मजबूती और विस्तार के लिए बीजेपी दफ्तर में बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा शामिल हुए। बैठक में संगठन विस्तार को लेकर बड़ी प्लानिंग की जा रही है तो वहीं आगामी चुनाव को लेकर बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन को विस्तार करने पर चर्चा हो रही है। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप कहेंगे कि जब हमारे प्रदेश के मुखिया कंधे पर कुदाल रखकर श्रमदान के लिए निकल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तस्वीरें झाबुआ की है जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा के समापन में पहुंचे थे और इस दौरान वे हाथी पावा पहाड़ी पर श्रमदान करते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह सीएम अपने कंधे पर कुदाल लेकर हाथी पावा पहाड़ी पर पहुंचे जहां चल रहे कार्य में उन्होंने भाग लिया। सीएम लोगों के साथ मिलकर कुदाल से खुदाई भी की और ये तस्वीरें देखिए आप। तो जब प्रदेश के मुखिया कुदाल लेकर पहुंच सकते हैं एक बड़े काम के लिए श्रमदान करने तो जाहिर सी बात है कि आम जन भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो श्रमदान किया जा रहा है ये जल्द ही सफल साबित होगा। तो झाबुआ में विकास यात्रा समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और इस दौरान ये एक अनोखी तस्वीर मुख्यमंत्री की देखने को मिली। एक बार फिर से देखिए जब कुदाल कंधे पर रखकर मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने श्रमदान किया। नरसिंहपुर से खबर है जहां बीजेपी जिला महामंत्री हरगोविंद पटेल का वायरल वीडियो। ग्रामीणों से तू तू मैं करते दिखाई दिए हरगोविंद पटेल। जिला प्रभारी अमिता चपरा के सामने ग्रामीणों से बहस की। रोड न बनने की मांग को लेकर समस्या को लेकर ग्रामीण पहुंचे थे। जिला महामंत्री ने कहा मेरी निजी जमीन नहीं बनेगी रोड, वार्ड से ही चुनाव जीतकर बता दो तो मान जाए। ग्रामीणों ने कहा जिले के सिंगोटा गाँव का ये पूरा मामला है और दोनों ही पक्षों के बीच में काफी बहस हो गई, तू मैं हो गई, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। जीतते तो बनवाते नहीं बनवाएंगे। 8 महीना की रास्ता आपसे कह रहा बाकी बंद करें हम सवारी वाली लेके जा रहे हैं उसको भी बंद करें। हमारी वो भी लगानी में से पटवारी जी सवारी वो भी नहीं सब लोग गए थे और आप मौका पर देख। और दिल्ली से बड़ी खबर है जहां एमएचए का आतंकियों के खिलाफ एक्शन। जम्मू कश्मीर के आतंकियों की बनाई जा रही लिस्ट। पाकिस्तान पीओके से ऑपरेट कर रहे जम्मू कश्मीर के आतंकियों की लिस्ट जम्मू कश्मीर पुलिस आईबी के साथ ही मिलकर एमएचए ने सूची बनाई है। यूएपीए के तहत की जाएगी कार्रवाई। पीओके में बैठकर आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले आतंकियों पर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई। और जैसा कि आपको मालूम है कुछ देर पहले एक खबर दिखाई गई थी जब पंजाब के अमृतसर से एक ड्रोन मिला है जो कि पाकिस्तान से आया है, ऐसी जानकारी है और चाइनीज ड्रोन बताया गया है। उसके बाद लगातार जिस तरीके से सबूत मिल रहे हैं
कहीं ना कहीं निगरानी रखे जाने के, किसी भी तरीके के खुफिया जानकारी निकाले जाने की जो जानकारियां मिल रही हैं, इसके तहत अब पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस आईबी के साथ मिलकर एमएचए ने सूची बनाई है और सूची के अंतर्गत यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा रही है। पीओके में बैठकर आतंकी हमले की साजिश रचने वाले आतंकियों पर एक्शन लिए जाने की बात कही गई है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगो जी जुड़ गए। शैलेंद्र जी, एमएचए का आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिए जाने की बात सामने आ रही है। देखिए, जाहिर तौर पर लगातार नजर बनी हुई है जो सीमा पार आतंकियों की गतिविधियां हैं। हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर के बहुत से जो आतंकी हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले जो आतंकी हैं, वो पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान और पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है, एक सूची तैयार की गई है गृह मंत्रालय द्वारा, जिसमें जेएनके पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ मिलकर ये सूची तैयार की गई है और जल्द माना जा रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी यूएपीए के तहत। यानी कि हमने पहले भी देखा है कि जो आतंकी सीमा पार से ऑपरेट करते हैं, भले ही वो जम्मू कश्मीर के हों, वो जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं हर गांव को। तो ऐसे में इस तरह की साजिशें पहले भी करते आ रहे हैं और जो ऐसे हमलों को अंजाम देते हैं, जैसे कि हमने रजौरी में देखा था, वो फॉरेन टेररिस्ट यानी पाकिस्तान टेररिस्ट उन हमलों को अंजाम देते, लेकिन साजिश करता जम्मू कश्मीर के वो आतंकी हैं जो पीओके से ऑपरेट करते हैं। और हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर 2 ऐसे आतंकी थे जो जम्मू कश्मीर से थे और जिनको एमएचए की तरफ से प्रतिबंधित किया गया यूएपीए के तहत। तो माना जा रहा है कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है ताकि उन आतंकियों पर नकेल कसी जा सके जो जम्मू कश्मीर के होने के बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ साजिश करते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चुनौती ये भी होती है कि बहुत ही छोटे स्तर पर रहकर इस तरीके से खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं है कि ये खुफिया तरीके से बड़ा मजबूत नेटवर्क है, क्योंकि जानकारी मिलना, उसे पाकिस्तान तक पहुंचाना, जैसे हाल ही में आज ही एक खबर आई थी जब अमृतसर में एक पाकिस्तानी ड्रोन भी नजर आया था। ये तमाम चीजें सामने आने के बाद जाहिर सी बात है और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है अभी। देखिए, जाहिर तौर पर एमएचए ऐसे गतिविधियों पर कई सालों से नजर बनाए हुए है। लगातार इस तरह के एक्शन हमने देखा है कि एमएचए ले रहा है और हमने ये भी देखा है कि पहले यूएपीए के तहत सिर्फ आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने उसमें बदलाव करके अब जो इंडिविजुअल आतंकी हैं उनको भी अब प्रतिबंधित किया जा सकता है। और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के डोडा जो जिला है उससे ही 118 आतंकी ऐसे हैं जो पाकिस्तान और पीओ जम्मू कश्मीर से ऑपरेट करते हैं और उससे 10 ऐसे हैं जो कमांडर लश्कर और जैश ए मोहम्मद के कमांडर के तौर पर वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे पर लगातार नजर बनी हुई है। इसी बीच हमने देखा है कि खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर एक बार फिर एक कश्मीरी हिंदू को टारगेट किलिंग, अभी थोड़ी देर पहले ही ये खबर आ रही है, पुलवामा में ये हुआ है। ये वो लोग हैं जो कश्मीर में माइग्रेशन के वक्त वो वहां से नहीं निकले थे, लेकिन ऐसे लोगों को लगातार टेरर अटैक के जरिए, टारगेट किलिंग के जरिए उनको निशाना बनाया जा रहा है और लगातार उनको धमकियां भी दी जा रही है। तो इन तमाम पहलुओं पर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है और समय समय पर हम देखते रहे हैं कि इस तरह के एक्शन मोदी सरकार ले रही है उन आतंकियों के खिलाफ जो इस तरह से ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र जी। तो इस तरीके से अब आतंकी हमलों को रोकने के लिए, इस पर नजर बनाए रखने के लिए एमएचए ने एक बड़ा एक्शन लिए जाने की बात कही गई है और इसकी सूची तैयार की जाएगी जो जम्मू कश्मीर में रहकर जो जानकारियां हैं वो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों तक पहुंचाते हैं। वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि उनका त्याग, तप और संघर्ष वंदनीय है। आजादी के ऐसे महानायक की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपको बता दें, महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक समूह के खिलाफ छात्रों का नेतृत्व किया था, जिसके चलते उन्हें वीर उपनाम दिया गया। 1923 में सावरकर ने हिंदुत्व शब्द की स्थापना की थी। तो महानायक को नमन किया जा रहा है। दूरदर्शी नेता और समाज सुधारक थे वीर सावरकर और पुण्यतिथि पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।